तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम लोग पॉलीसेक्राइड्स को स्टडी करना शुरू करेंगे कि व्हाट आर एक्चुअली दीज पॉलीसेक्राइड्स। तो इनमें आपके पास जो है वो कौन कौन सी टाइप्स हैं और किस तरह से आप इनको जो है वो एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आप लोगों को याद होगा कि जब कार्बोहाइड्रेट्स हम लोगों ने पढ़ने शुरू किए थे तो कार्बोहाइड्रेट्स में एक्चुअली हमने ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन 3 क्लासेस को ऑब्जर्व किया था, जिसमें पहली क्लास आपके पास मोनोसेक्राइड थी, विच मीन कि ये आपके पास सिंगल शुगर आपके पास शुगर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते। दे कैन एक्ट एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर द ओलिगोसेक्राइड्स एज वेल एज पॉलीसेक्राइड, विच मीन्स इज कि आपके पास ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड में मल्टीपल मोनोसेक्राइड रेसिड्यूज जो हैं ये कुछ खास किस्म के लिंकेजेस बना के एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने दो मोनोसेक्राइड के दरमियान जो बनने वाला लिंकेज था उस लिंकेज को ऑब्जर्व किया था कि ये एक्चुअली ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है और इस लिंकेज को हम ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। बिकॉज इस केस में जब आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन होता है तो एक ऑक्सीजन का जो एटम है वो एक्चुअली एक मोनोसेक्राइड को दूसरे मोनोसेक्राइड के साथ क्या करता है, लिंक अप करता है। ठीक है, तो आपके पास मल्टीपल शुगर के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे कैन एसोसिएट विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ दीस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक, पॉलीसेक्राइड्स में भी यही चीज है कि आपके पास यहाँ पे भी मल्टीपल शुगर मॉलिक्यूल्स हैं वो एसोसिएट होते हैं, बट एक्चुअली पॉलीसेक्राइड्स में आपके पास जो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है वो ओलिगोसेक्राइड्स के मुकाबले में काफी ज्यादा है। लाइक यहाँ पे आपके पास मिनिमम 2 और मैक्सिमम 10 शुगर मॉलिक्यूल्स जो है वो अलाउड होते हैं इन ऑर्डर टू बिल्ड अ पर्टिकुलर ओलिगोसेक्राइड। वो डाइसेक्राइड भी हो सकता है, ट्राइसेक्राइड भी हो सकता है, टेट्रासेक्राइड भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसमें 2, 3 या 4 शुगर रेसिड्यूज जो है वो लिंक अप हो रहे हैं। बट इन द केस ऑफ पॉलीसेक्राइड आपके पास इवन 100 या फिर थाउजेंड्स ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स भी पॉलीमराइज हो सकते हैं। सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू मॉलिक्यूल्स इज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, कितने आपके पास जो है वो शुगर मॉलिक्यूल्स एक्चुअली पॉलीमराइज होते हैं, ये डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन डिसाइड करेगी कि आपका बनने वाला पॉलीमर ओलिगोसेक्राइड की कैटेगरी से बिलोंग करता है या फिर पॉलीसेक्राइड की कैटेगरी से बिलोंग करता है। सो एक्चुअली पॉलीसेक्राइड्स आर द बिग मॉलिक्यूल्स और द मैक्रो मॉलिक्यूल्स। नाउ in polysaccharides too, depending upon the identity of monosaccharide residues which are present in them, इनकी रेस से 2 ब्रॉड क्लासेस के अंदर जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जिसमें पहली क्लास आपके पास होमोपोलीसेक्राइड की है। होमो जैसे कि आपको नेम से ही पता चल रहा है कि ये ऐसे पोलीसेक्राइड हैं जिनके अंदर जो बिल्डिंग ब्लॉक है, दिस बिल्डिंग ब्लॉक विल रिमेन सेम, यानी सेम शुगर की पॉलीमराइजेशन होगी। वो शुगर 100 टाइम्स भी पॉलीमराइज हो सकती है, 1000 टाइम्स भी पॉलीमराइज हो सकती है और इवन 10,000 टाइम्स भी पॉलीमराइज हो सकती है, बट एक ही शुगर की पॉलीमराइजेशन से बनने वाले पॉलीसेक्राइड्स आपके पास होमोपोलीसेक्राइड्स हो। ठीक है, सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन होमो एंड हेट्रोपोलीसेक्राइड इज इस केस में आपके पास एक ही शुगर की रेपिटेशन होती है, वो मल्टीपल टाइम्स जो है वो पॉलीमराइज हो सकती है। ये पॉलीमराइजेशन लीनियर भी हो सकती है और ब्रांच भी हो सकती है। जैसे इस स्ट्रक्चर में आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये सेम कलर से ये चीज रिप्रेजेंट की जा रही है कि सेम शुगर इज गोइंग टू पॉलीमराइज मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये शुगर रिपीट होती जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट भी आप यही चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि इस केस में भी आपके पास सेम शुगर ही है, बट दिस शुगर इज नॉट मेकिंग अ लीनियर पॉलीमर, बल्कि आपके पास किसी पोजीशन पे यहाँ पे ये शुगर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ब्रांच पॉइंट के तौर पे भी अटैच होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास अगर लीनियर चेन है और इसके साथ यहाँ पे दोबारा से ये शुगर रेसिड्यूज अटैच हो जाए तो इस केस में आप कहोगे कि दिस इज समथिंग लाइक अ ब्रांच। ठीक है, तो ये आपके पास लीनियर पॉलीसेक्राइड्स हैं और इस केस में ये ब्रांच पॉलीसेक्राइड्स हैं, बट दोनों होमो पॉलीसेक्राइड की क्लास से बिलोंग करते हैं, विच मीन्स इस केस में आपके पास सेम शुगर मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या होंगे, पॉलीमराइज होंगे। बट हेट्रोपोलीसेक्राइड के अंदर आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि इसमें आपके पास एक से ज्यादा टाइप ऑफ शुगर जो है वो प्रेजेंट होंगे, यानी इसमें एक ही तरह की शुगर पॉलीमराइज नहीं हो रही, बल्कि यू हैव मोर देन 1 टाइप ऑफ द शुगर रेसिड्यू, जिसमें आप ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि सपोज आपके पास ये एक शुगर है, शुगर ए, और ये सेकंड शुगर है, शुगर बी।
तो इन दोनों तरह के मॉलिक्यूल्स को आप इस पॉलीमर के अंदर ऑब्जर्व कर रहे हो, विच मीन्स कि इसमें एक टाइप ऑफ शुगर रिपीट नहीं हो रही, बल्कि यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ द शुगर। बट एक चीज जो आपने यहाँ से ऑब्जर्व करनी है वो ये है कि आपके पास यहाँ पे जो डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स हैं, जो डिफरेंट शुगर्स हैं, दे आर रिपीटिंग इन एन अल्टरनेटिव मैनर। यानी आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल शुगर ए है, देन शुगर बी, और थर्ड पोजीशन पे फिर शुगर ए है, फिर शुगर बी, देन शुगर ए एंड शुगर बी, विच मीन्स कि आपके पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द शुगर रेसिड्यूज आर अल्टरनेटिंग। एक के बाद दूसरी शुगर आ रही है, डिफरेंट तो है, एक से ज्यादा टाइप्स के हैं, लेकिन उनकी रेपिटेशन कांस्टेंट है। यानी हमेशा वो एक कंजर्व पैटर्न के थ्रू या अल्टरनेटिव मैनर के अंदर क्या होती है, रिपीट होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट मैं दोबारा हेटेरोपॉलीसेकेराइड से डिस्कस करूंगी, तो वहां पे इस पॉइंट को रेज करूंगी कि आपके पास यहाँ पे हमेशा जो डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स हैं ये अल्टरनेटिव फैशन में रिपीट होंगे। यहाँ पे भी आप इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपके पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर्स हैं, लेकिन इसमें भी रेपिटेशन जो है वो अल्टरनेटिव है। फॉर एग्जाम्पल ये शुगर ए, बी एंड सी है, दोबारा से यही पैटर्न यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे, ए, बी एंड सी। ठीक है, तो एक कॉन्स्टेंट पैटर्न में, एक अल्टरनेटिव पैटर्न में डिफरेंट शुगर रेसिड्यूज जो है वो पॉलीमराइज हो रहे हैं। वो पॉलीमराइजेशन लीनियर या अनब्रांच भी हो सकती है, और उसमें आप ब्रांच पॉइंट को भी ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ये बेसिक डिफरेंस था बिटवीन होमो एंड हेटेरोपॉलीसेकेराइड। इनको आप एक्चुअली आइडेंटिटी ऑफ मोनोसेकेराइड की बेस क्या करते हो, क्लासीफाई करते हो। अगर आपकी पॉलीसेकेराइड में एक टाइप ऑफ शुगर रिपीट हो रही है, चाहे वो जिस तरह से भी रिपीट हो रही है, तो ये आपके पास पॉलीसेकेराइड होमोपॉलीसेकेराइड है। और अगर एक से ज्यादा टाइप्स ऑफ शुगर्स रिपीट हो रही हैं, तो दिस टाइप ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल और पॉलीसेकेराइड इज हेटेरोपॉलीसेकेराइड। नाउ ये तो आपने इनकी जो है वो एक्चुअली डिफरेंस देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिटी ऑफ मोनोसेकेराइड जो कि इनमें प्रेजेंट है। बट समटाइम्स आप होमोपॉलीसेकेराइड को फर्दर सब क्लासीफाई भी कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास प्लांट सेल्स के अंदर या एनिमल सेल्स के अंदर कुछ होमोपॉलीसेकेराइड्स ऐसे हैं जो कि फ्यूल को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। लाइक एनिमल सेल्स के अंदर आपके पास जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज होता है, वो ग्लूकोज पॉलीमराइजेशन के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज ओनली। इसमें एक ही तरह की शुगर प्रेजेंट है एंड द नेम ऑफ दिस शुगर इज ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लाइकोजन इज पॉलीमर, इसमें आपके पास मल्टीपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। बट यहाँ पे आइडेंटिटी ऑफ मोनोसेकेराइड सेम है। ऐसा नहीं होता कि ग्लाइकोजन में ग्लूकोज के साथ फ्रुक्टोज भी अटैच हो। ठीक है, तो सेम टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो दिस टाइप ऑफ पॉलीमर इज एक्चुअली होमोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, बट दिस होमोपॉलीसेकेराइड इज स्पेसिफिक कि ये स्टोर करता है किस चीज को, फ्यूल को। ठीक है, तो आपके पास ऐसे सारे के सारे होमोपॉलीसेकेराइड जो कि स्टोरेज प्रॉपर्टीज शो करते हैं, जो कि किसी फ्यूल को स्टोर करते हैं, जो कि एनिमल सेल में ग्लाइकोजन है और प्लांट सेल्स में आपके पास क्या है, स्टार्च। तो इन दो होमोपॉलीसेकेराइड को आप स्टोरेज होमोपॉलीसेकेराइड कहते हो। बट देयर आर सम होमोपॉलीसेकेराइड जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स की जो सेल वॉल है, उनका जो एक्स्ट्रा सेलुलर बैरियर है, उसको बनाने में यूज होता है। लाइक आप अगर सेलुलोज की बात करते हो, तो प्लांट के केस में आपके पास ये सेलुलोज है, इट इज द पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, तो सेलुलोज के केस में आपके पास इवन 100 और 1000 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज पॉलीमराइज होते हैं। ये होमोपॉलीमर है, बट दिस होमोपॉलीमर इज द स्ट्रक्चरल होमोपॉलीमर, स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो होमोपॉलीसेकेराइड आपने जो डेफिनेशन की वो सिर्फ और सिर्फ इस बेस पे की है कि आपके पास किसी पॉलीसेकेराइड के अंदर एक ही तरह की शुगर रिपीट हो रही है। बट अगर ये होमोपॉलीसेकेराइड किसी फ्यूल को स्टोर करने के लिए यूज होता है, तो इस केस में आप इसको स्टोरेज होमोपॉलीसेकेराइड कहोगे। बट अगर आपका ये होमोपॉलीसेकेराइड किसी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के बनाने में यूज हो रहा है, जो कि सेल वॉल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स की, तो इन दिस पर्टिकुलर केस आप इस होमोपॉलीसेकेराइड को स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसेकेराइड कहोगे। Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टोरेज होमोपॉलीसेकेराइड को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टोरेज होमोपॉलीसेकेराइड में पहली कैटेगरी आपके पास आ जाती है स्टार्च की, जो कि किन सेल्स के अंदर स्टोर होता है, प्लांट सेल्स के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताऊंगी कि इसमें कौन से मोनोसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं, किस लिंकेज के थ्रू प्रेजेंट होते हैं, क्या ये ब्रांच है या नहीं, उसके बाद इन पॉइंट्स को दोबारा देखते हैं। ठीक है, तो
पहले आपने ये चीज डिस्कस करनी है कि सबसे पहला जो होमोपोलीसेक्राइड है हमारे पास ये स्टार्च है, और अगर हम इसे होमोपोलीसेक्राइड कह रहे हैं इट मीन इसमें एक ही तरह की शुगर प्रेजेंट होनी चाहिए, और वो शुगर कौन सी है? अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, तो इसमें आपके पास यही एक ही शुगर प्रेजेंट होगी, इसके लिंकेजेस डिफरेंट हो सकते हैं बट शुगर इसी जो है वो कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट होगी। इसमें कोई दूसरी शुगर या ग्लूकोज की दूसरी एलोमेरिक फॉर्म प्रेजेंट नहीं हो सकती। तो स्टार्च इज अ होमोपोलीसेक्राइड। अब हम ये देखते हैं कि इस होमोपोलीसेक्राइड में आपके पास अल्फा डी ग्लूकोज किन लिंकेजेस के थ्रू एक्चुअली एसोसिएट होते हैं। अब हम उन लिंकेजेस को आइडेंटिफाई करते हैं, हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को आइडेंटिफाई करते हैं जिनके थ्रू अल्फा डी ग्लूकोज मिलके क्या बनाते हैं? स्टार्च बनाते हैं। तो सपोज आपके पास जो है वो ये एक प्लांट सेल है और इसमें मल्टीपल अल्फा डी ग्लूकोज रेसिड्यूज प्रेजेंट है, जिसमें से मैं 4 to 5 की या 3 to 4 ड्रॉ करके यहाँ पे आपके सामने इस चीज को क्लियर करती हूँ। तो ये आपके पास जो है ये 4 ग्लूकोज रेसिड्यूज हैं, और ये सारे ग्लूकोज रेसिड्यू अल्फा डी ग्लूकोज है। इसका मतलब है कि सब में आपके पास जो एनोमेरिक कार्बन एटम है इसमें हाइड्रोक्साइल ग्रुप क्या होगा? डाउनवर्ड होगा। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर आपके पास जो है वो ग्लूकोज का इस तरह से, तो सेम स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो, और उसके बाद हम देखते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे किस किस्म की एसोसिएशन जो है वो डेवलप होती है। दिस इज 1 अल्फा डी ग्लूकोज, दिस इज सेकेंड अल्फा डी ग्लूकोज, थर्ड एंड फोर्थ। तो बेसिक जो आप लोगों ने डायसेक्राइड या मोनोसेक्राइड में 3-4 स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करने सीखे हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, और आपको ये पता है कि ग्लूकोज का जो कार्बन 2 एपिमर है वो मेनोज है। तो अगर आपसे कहा जाए कि मेनोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो सिर्फ कार्बन 2 के ऊपर ग्रुप्स की पोजीशन ऊपर नीचे कर दोगे आप। इसी तरह से अगर गैलेक्टोज का ड्रॉ करना है तो कार्बन 4 के अराउंड ग्रुप्स की पोजीशन को क्या कर दोगे? इन्वर्ट कर दोगे। सो इनके थ्रू आप डायसेक्राइड और इवन पॉलीसेक्राइड के स्ट्रक्चर्स भी बड़े आराम से ड्रॉ कर सकते हो अगर आप इन 3 से 4 शुगर्स के स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, तो अब आपके पास ये अल्फा डी ग्लूकोज के मैंने 4 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ड्रॉ किए। एक्चुअली स्टार्च के केस में आपके ये जो अल्फा डी ग्लूकोज रेसिड्यूज हैं ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू क्या होते हैं? एसोसिएट होते हैं। तो इस केस में आपका ये वाला जो ग्लूकोज है दिस वन, और यहाँ पे आपके पास इस ग्लूकोज का ये वाला कार्बन एटम, यानी एलोमेरिक कार्बन एटम ऑफ दिस ग्लूकोज अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करें एसोसिएट होगा विद द कार्बन 4 ऑफ दिस ग्लूकोज, और इसका एलोमेरिक कार्बन जो है वो एसोसिएट होगा विद द कार्बन 4 ऑफ दिस, और यहाँ पे आपके पास एलोमेरिक कार्बन के ऊपर अटैच ग्रुप जो है वो हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ दिस ग्लूकोज के साथ जो है वो बॉन्ड बनाएंगे। सो आफ्टर कंडेंसेशन रिएक्शन आपके पास इस तरह से बॉन्ड बनेगा। अब इन ग्रुप्स को मैं यहाँ से रिमूव कर रही हूँ। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ से हाइड्रोक्साइल ग्रुप, यहाँ से हाइड्रोजन, और ये जो बचने वाला यहाँ पे ऑक्सीजन है ये एक्चुअली इस कार्बन एटम के साथ क्या कर लेगा? बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे 4 ग्लूकोज रेसिड्यूज को मैंने ड्रॉ करके इनके दरमियान 3 लिंकेजेस ड्रॉ किए हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे नंबर ऑफ ग्लूकोज रेसिड्यूज 4 नहीं है बल्कि आपके पास मोर देन 10 या फिर हंड्रेड्स ऑफ ग्लूकोज रेसिड्यूज हैं। तो आप यहाँ पे n लिख के सिंपली बता सकते हो कि वेयर n इज इक्वल टू हंड्रेड और थाउजेंड। ठीक है, यानी आपके पास 100 और थाउजेंड ऑफ ग्लूकोज रेसिड्यूज इस तरह का लिंकेज बनाए। यहाँ पे आपके पास ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है इसमें आप ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि दिस पोर्शन ऑफ दिस पॉलीसेक्राइड इज नॉन रिड्यूसिंग एंड। ये आपके पास नॉन रिड्यूसिंग एंड है बिकॉज ये वो एंड है जहाँ पे आपके पास जो शुगर प्रेजेंट है इस शुगर का एनोमेरिक कार्बन एटम फ्री नहीं है। दिस एनोमेरिक कार्बन एटम इज इंगेज्ड इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो इस पॉलीसेक्राइड का ये जो लेफ्ट एंड है इसको हम नॉन रिड्यूसिंग एंड, जबकि अगर आप इस एंड से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे आपका जो ग्लूकोज है इसका फर्स्ट कार्बन एटम इज फ्री, तो आप इसे क्या कहोगे कि ये कौन सा एंड है? रिड्यूसिंग एंड। ठीक है, तो इसी तरह से आपके पास ये जो एक लीनियर चेन है इस लीनियर चेन को आप क्या कहते हो? अमाइलोज। तो आप कह सकते हो कि आपके पास जो स्टार्च है स्टार्च में अमाइलोज चेन एग्जिस्ट करती हैं, और अमाइलोज चेन क्या होती है कि अगर आपके अल्फा डी ग्लूकोज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू
लीनियर फैशन में अरेंज होंगे तो आपके पास बनने वाला पॉलीसेकेराइड क्या कहलाएगा? अमाइलोज। यानी ये जो आपके पास एक लीनियर चेन है जिसमें ये ग्लूकोज रेजिड्यू एसोसिएट हुए हैं, दिस इज एन अमाइलोज। अब सेल के अंदर आपके पास एक अमाइलोज चेन जो है वो पैरेलल एग्जिस्ट करती है दूसरी अमाइलोज चेन के, ठीक है। ऑब्वियसली पॉलीमर बनना है तो मल्टीपल पोजिशन पे आपके पास जो है वो ये प्रोसेस चल रहा होता है, ठीक है। और सेकेंड अमाइलोज चेन जो है ये फेस कर रही है थर्ड अमाइलोज चेन, ठीक है। तो इस तरह से अमाइलोज चेन जो है वो पैरेलल फैशन में आपके प्लांट सेल्स के अंदर बनती रहती है। अब सपोज आपके पास यहाँ पे इस अमाइलोज चेन के अलावा एक और अमाइलोज चेन यहाँ पे इसके पैरेलल प्रेजेंट है। इसमें आपके पास ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू अटैच थे दो शुगर रेसिड्यूज, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ये वही लिंकेज प्रेजेंट था जो कि आपने पहले ऑब्जर्व किया। अब यहाँ पे मैं सिर्फ एक ग्रुप को हाईलाइट करने जा रही हूँ एंड दिस इज 6 कार्बन एटम। अब होता क्या है समटाइम्स कि आपके पास एक अमाइलोज चेन जब दूसरी अमाइलोज चेन को फेस करती है इस तरह पैरेलल फैशन में, तो समटाइम्स आपके पास एक अमाइलोज चेन का जो रिड्यूसिंग कार्बन है, रिड्यूसिंग शुगर है, ये फेस करता है कार्बन नंबर 6 का एडजेसेंट अमाइलोज चेन को। और अगर इन दोनों के दरमियान कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाए तो यहाँ पे आपके पास एक और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है और इस बॉन्ड को आप कहते हो अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जिसमें आपके पास जो है यहाँ पे ये जो लीनियर चेन्स थी, इन लीनियर चेन्स में एक चीज क्या डेवलप हो गई है यहाँ पे, वो ये इस तरह से आपके पास इलोंगेटेड चेन थी और यहाँ पे कार्बन 1 ने इसके कार्बन 6 के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये जो अल्फा 1,6 पोजिशन 1,6 बॉन्ड है, ये एक्चुअली एक ब्रांच पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कि आपकी प्रीवियस 2 लीनियर चेन्स थी लेकिन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपकी ये लीनियर चेन ब्रांच में कन्वर्ट हो, ठीक है। अब ब्रांचिंग की वजह से एक और भी यहाँ पे चेंज आ रहा है और अगर आप उस चेंज को ऑब्जर्व करो इस पॉइंट पे तो आप ये चीज देखोगे कि प्रीवियसली आपके पास ये जो अमाइलोज चेन थी, ये अमाइलोज चेन रिड्यूसिंग एंड था इसका ये, बट जैसे यहाँ पे ब्रांच पॉइंट बना ये एनोमेरिक कार्बन एटम भी अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में एंगेज हो गई। तो जहां जहां आपके पास अमाइलोज में अल्फा 1,6 ब्रांच पॉइंट बनेगा, इस ब्रांच का एंड इफेक्ट क्या होगा कि एक रिड्यूसिंग एंड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? नॉन रिड्यूसिंग एंड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं ये चीज हाईलाइट करना चाह रही हूँ कि सपोज आपके पास अमाइलोज चेन थी ना, ये एक अमाइलोज चेन थी, ये सेकेंड अमाइलोज चेन थी, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे थर्ड अमाइलोज चेन ड्रॉ कर लेती हूँ सिर्फ आपके इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए, तो प्रीवियसली आप अगर इन स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व करो तो आपके पास यहाँ पे नॉन रिड्यूसिंग एंड, इधर रिड्यूसिंग एंड था, यहाँ पे भी नॉन रिड्यूसिंग एंड, इधर रिड्यूसिंग एंड था। इस केस में भी आपके पास नॉन रिड्यूसिंग एंड है, यहाँ पे रिड्यूसिंग एंड। बट अगर यहाँ पे आपके पास अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, ब्रांच बनती है, तो ब्रांचिंग की वजह से ये वाला एंड जो प्रीवियसली रिड्यूसिंग एंड था नॉन रिड्यूसिंग एंड में कन्वर्ट हो गया। तो अमाइलोज में एक ब्रांच का मतलब है कि आपका एक रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग एंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे अगर आपके पास दोबारा ब्रांच पॉइंट बनेगी, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, तो इसकी वजह से ये रिड्यूसिंग एंड भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? नॉन रिड्यूसिंग एंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग किसी स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होगी उसका मतलब है उस स्ट्रक्चर में उतने ही रिड्यूसिंग एंड किसमें कन्वर्ट होते जा रहे हैं? नॉन रिड्यूसिंग एंड के अंदर कन्वर्ट होते जा रहे हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट? यस मैम। ठीक है। तो इसी तरह से जैसे ये स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों के सामने ड्रॉ किया ना, आप इसी तरह से जो है वो अमाइलोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो जिसमें आप जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल एक लीनियर चेन, उसको अमाइलोज और फिर सेकंड चेन और उसमें अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना के आप यहाँ पे बता सकते हो कि दिस पोर्शन इज एक्चुअली अमाइलोपेक्टिन। यानी जहाँ पे ब्रांचिंग आएगी उस पोर्शन को आप क्या कहोगे? अमाइलोपेक्टिन। और जो लीनियर स्ट्रक्चर है वो आपके पास क्या है? अमाइलोज। तो वी कैन से कि स्टार्च इज एक्चुअली a combination of amylose as well as amylopectin, यानी इसमें अल्फा 1,4
कंटेनिंग लीनियर पॉलीमर भी प्रेजेंट होता है और अल्फा 1,6 कंटेनिंग ब्रांच पॉइंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो इस अल्फा 1,4 लिंक फ्रेगमेंट को अमाइलोज कहते हैं और जहां जहां आपके पास अल्फा 1,6 ब्रांच पॉइंट आता है उस पोर्शन को आप क्या कहते हो, अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, तो अब अगर आप इस स्लाइड को देखो तो एक्चुअली आपके पास स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, पहला पॉइंट। और इसमें आपके पास दो तरह के लिंकेजेस प्रेजेंट होते हैं, अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6, सॉरी दिस इज अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, अमाइलोज आपके पास अनब्रांच चेन्स होती हैं जिसमें 200 से 1000 ग्लूकोज रेसिड्यूज अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू एसोसिएट होते हैं एंड अमाइलोज इज क्वाइट वाटर सॉल्युबल। ठीक है, जितना ज्यादा लीनियर स्ट्रक्चर होगा उतना वाटर उसको एक्सेस करके उसके साथ इंटरेक्शन डेवलप कर सकते हैं, बट जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना आपका स्ट्रक्चर जो है वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, तो अमाइलोपेक्टिन एक्चुअली आपके पास जो है वो वाटर इनसॉल्युबल स्ट्रक्चर है जिसमें आपके ब्रांच पॉइंट्स के ऊपर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, अल्फा 1,6 बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो ये चीज याद रखिएगा कि हमेशा अमाइलोज इज हाईली वाटर लविंग मॉलिक्यूल, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल है, लेकिन अमाइलोपेक्टिन जैसे जैसे बनते जाएंगे वाटर के अंदर ये क्या होते जाएंगे, इनसॉल्युबल होते जाएंगे। इसी पॉइंट को मैं आगे ग्लाइकोजन में देख। तो यहाँ तक हमने स्टार्च को ऑब्जर्व किया जो कि फर्स्ट टाइप थी किसी भी स्टोरेज होमोपोलीसेक्राइड की। The second type of the storage homopolysaccharide is glycogen। ठीक है, और अगर आप ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करो तो आप सरप्राइजिंगली इस चीज को ऑब्जर्व करोगे कि इसमें भी वही रेसिड्यूज प्रेजेंट होते हैं जो स्टार्च में प्रेजेंट होते हैं, इसमें भी वही लिंकेजेस होते हैं जो आपने स्टार्च में ऑब्जर्व किए थे, और इसमें भी आपके पास लीनियर चेन्स भी प्रेजेंट होती हैं और ब्रांच पॉइंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, यानी अल्फा 1,4 कंटेनिंग अमाइलोज एंड अल्फा 1,6 कंटेनिंग अमाइलोज। स्टार्च और ग्लाइकोजन के अंदर सेम शुगर्स प्रेजेंट होती हैं, सेम लिंकेजेस प्रेजेंट होते हैं, बट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन इज हाईली ब्रांच्ड एज कंपेयर टू स्टार्च। तो इस ब्रांचिंग की सिग्निफिकेंस क्या है? अब मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करी बिकॉज जैसे मैंने स्टार्च का स्ट्रक्चर ड्रॉ कराया ना, बिल्कुल उन्हीं रूल्स को माइंड में रखते हुए आप इस तरह से जो है वो ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर को भी ड्रॉ कर सकते हो, जिसमें आप कह सकते हो कि दिस पोर्शन इज अमाइलोज। ठीक है, और इसमें आपके पास ये अल्फा डी ग्लूकोज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू लिंक है, यहाँ पे अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ये आपके पास नॉन रिड्यूसिंग एंड है, नॉन रिड्यूसिंग तो सिर्फ ये पोर्शन आपके पास क्या है, रिड्यूसिंग। तो कंप्लीट लेबलिंग भी आपको स्ट्रक्चर की पता होनी चाहिए। तो अच्छा, बेसिक डिफरेंस जो मैंने बताया है वो मैंने ये बताया है कि ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर ज्यादा ब्रांच होता है, इसमें ज्यादा ब्रांचिंग होती है, हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर है। तो ऐसा क्यों है, इस ब्रांचिंग की सिग्निफिकेंस क्या है, वाई एनिमल सिस्टम के अंदर जो पॉलीमर है उसको ज्यादा ब्रांच होने की जरूरत है? सबसे पहला पॉइंट जो आपने यहाँ पे माइंड में रखना है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जितना ज्यादा कोई पॉलीमर ब्रांच्ड होगा उतना ही वो वाटर इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, आपने ये चीज पढ़ी है ना अभी कि अमाइलोपेक्टिन जो है वो वाटर इनसॉल्युबल है, तो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन अमाइलोपेक्टिन की होगी इस पॉलीमर के अंदर, उतना ये वाटर इनसॉल्युबल होगा और उतना ही ये सेल की ऑस्मोलैरिटी को कम इफेक्ट करेगा। ठीक है, बिकॉज एनिमल सेल्स के अराउंड कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है जो कि उनको जो है वो इस ऑस्मोटिक लाइसिस या फिर श्रिंकेज से बचा सके। तो आपके पास जो एनिमल सेल के अंदर स्टोर होने वाला मॉलिक्यूल है वो ज्यादा ब्रांच होता है ताकि वो वाटर के अंदर कम सॉल्युबल हो। जितना वो वाटर के अंदर कम सॉल्युबल होगा, जितना इनसॉल्युबल होगा, उतना ही वो सेल की ऑस्मोलैरिटी को कम इफेक्ट करेगा। ठीक है, सो दिस इज द रीजन कि आपका ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा ब्रांच होता है एज कम्पेयर टू स्टार्च। और सेकेंड यहाँ पे है वो आपके पास एक्चुअली इंजाइम से रिलेट करता है। वी ऑल नो कि हमारी बॉडी के जो एक पर्टिकुलर ग्लैंड है लिवर, सॉरी एक पर्टिकुलर ऑर्गन है लिवर, इसके अंदर आपका जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और ये आपके पास ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल है। अब स्टारवेशन की कंडीशन में आपकी बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत कम हो जाता है और सेल्स जो है वो इस केस में एनर्जी के लिए ग्लूकोज की डिमांड कर रहे होते हैं। स्टारवेशन कंडीशन में होता क्या है, ये ग्लाइकोजन की हाइड्रोलिसिस होती है, ये ग्लूकोज को रिलीज करता है और ग्लूकोज ब्लड के थ्रू जो है वो इन सेल्स तक जाता है और उनकी एनर्जी नीड्स को क्या करता है, पूरा करता है। नाउ
आपके जो ग्लाइकोजन को डिग्रेड करने वाले एंजाइम्स है ना, दे आर हाईली स्पेसिफिक फॉर नॉन रिड्यूसिंग एंड। ठीक है, ये नॉन रिड्यूसिंग एंड से नॉर्मली मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स नॉन रिड्यूसिंग एंड से हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सपोज आप यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देखो और यहाँ पे आप ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि स्ट्रक्चर में ये नॉन रिड्यूसिंग एंड है, यहाँ पे नॉन रिड्यूसिंग एंड है, ये नॉन रिड्यूसिंग एंड है। तो अगर आपके पास यहाँ पे भी ब्रांच एग्जिस्ट करती है, नेक्स्ट ये वाला पोर्शन भी जो है वो अमाइलोज चेन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है और यहाँ पे भी अल्फा 1,6 ब्रांच बनती है, तो ये नॉन रिड्यूसिंग एंड पे वर्क करने वाले एंजाइम इस टाइम पे भी वर्क कर सकते हैं। सो द रीजन इज कि जितना ज्यादा आपके स्ट्रक्चर के अंदर ब्रांचिंग होगी, उतने ज्यादा नॉन रिड्यूसिंग एंड होंगे और उतने ज्यादा आपके जो एंजाइम्स हैं वो फास्टली कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को हाइड्रोलाइज करके ज्यादा ग्लूकोज जो है वो वहां से क्या करते जाएंगे, रिलीज करते जाएंगे। तो स्टारवेशन में ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन को रैपिड करने के लिए या उस प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए आपके पास जो है वो इस मॉलिक्यूल के अंदर ज्यादा जो है वो नॉन रिड्यूसिंग एंड्स रखवाए जाते हैं, ताकि जब स्टारवेशन कंडीशन हो तो आपके सेल्स को वेट ना करना पड़े एनर्जी के लिए। ठीक है, ताकि एकदम से आपके एंजाइम जो है वो जब इस मॉलिक्यूल के ऊपर वर्क करें तो वो ज्यादा क्वांटिटी में ग्लूकोज को क्या करते जाए, रिलीज करते जाए। बिकॉज स्टारवेशन एक इमरजेंसी सिचुएशन है ना, इस केस में सेल्स को जो है वो आपके ये सपोज अगर ब्रेन सेल है, ये सेल्स इतने क्रूशियल हैं कि अगर इन्होंने फंक्शनिंग छोड़ दी तो पूरी बॉडी की फंक्शनिंग क्या होगी, इफेक्ट होगी। ठीक है, तो आपके इस ग्लाइकोजिनोलाइसिस के प्रोसेस को, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन के प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए इस मॉलिक्यूल के अंदर मल्टीपल ऐसी साइट्स रखवाई गई हैं जहां पे एंजाइम्स आके बाइंड करेंगे और वो ज्यादा प्रोसेसिवली क्या करते जाएंगे, ग्लूकोज को रिलीज करेंगे। कि आपके पास डेक्स्ट्रन जो है इसमें भी अल्फा डी ग्लूकोज प्रेजेंट होते हैं और ये पॉलीसेकेराइड आपके पास प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया या यीस्ट के अंदर। ठीक है, और इसमें आप ये चीज ऑब्जर्व करते हो कि ये जो अल्फा डी ग्लूकोज है इनकी जो लीनियर चेन्स होती हैं, लीनियर चेन्स में सिर्फ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि यहाँ पे आपके पास अल्फा 1,3 और अल्फा 1,2 की पॉसिबिलिटी जो है ये भी होती है इन केस ऑफ ब्रांचेस। ठीक है, तो आपकी जो लीनियर चेन्स है जब ये एक दूसरे के साथ एसोसिएट करेंगी तो इस केस में ब्रांच पॉइंट पे आप अल्फा 1,3, अल्फा 1,4 और अल्फा 1,2 को ऑब्जर्व कर रहे हो, और जो आपके पास यहाँ पे लीनियर चेन्स है उनके दरमियान कौन सा बॉन्ड है, अल्फा 1,6 बॉन्ड है। ठीक है, तो डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स के अंदर आपके पास मॉलिक्यूल्स के अंदर बॉन्ड वेरी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चरल होमोपोलीसेकेराइड, जिसमें आपने दो एग्जांपल्स देखी हैं, जिसमें पहली एग्जांपल है सेलुलोज की और सेकंड एग्जांपल है आपके पास काइटिन की। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चरल होमोपोलीसेकेराइड्स हैं इनमें टू टाइप्स को मैं डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट वन इज सेलुलोज एंड सेकंड वन इज काइटिन। ठीक है, इनमें से जो आपके पास सेलुलोज है ये प्लांट सेल्स की सेल वॉल को बनाता है, और जो काइटिन है ये आपके पास आर्थ्रोपोड्स जो हैं उनकी सेल वॉल बनाता है। तो यहाँ पे आप वन बाय वन इसके स्ट्रक्चर को देख लो, और जिस तरह से हम लोगों ने डिस्कस किया है इन द केस ऑफ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे भी ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सी शुगर प्रेजेंट है, किस कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट है और उनमें कौन से लिंकेजेस प्रेजेंट है। ठीक है, सो अगर आपके पास ये होमोपोलीसेकेराइड है तो इट मीन्स कि इनमें भी एक ही तरह की शुगर प्रेजेंट होगी, बट दिस टाइम आपकी जो शुगर है वो बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, तो एक्चुअली स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज तीनों आपके पास जो है, सॉरी सेलुलोज, ये तीनों आपके पास ग्लूकोज की पॉलीमेरिक फॉर्म है, बट स्टार्च और ग्लाइकोजन में आपके पास ग्लूकोज अल्फा कॉन्फ़िगरेशन है, अल्फा डी ग्लूकोज, बट सेलुलोज में आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपका ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज है, बीटा कॉन्फ़िगरेशन के अंदर प्रेजेंट है। लिंकेजेस यहाँ पे भी सेम है आपके पास 1,4, बट दिस टाइम द लिंकेज विल बी बीटा 1,4 ऑब्वियसली बिकॉज शुगर इस केस में कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, बीटा कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिस्ट है। तो अगर इसके स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ करते हैं उसी तरह से 3 to 4 शुगर्स को लेके हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो ऑब्वियसली इस केस में आपके पास बीटा डी ग्लूकोज होने चाहिए। मैं यहाँ पे 3 to 4 ग्लूकोज रेसिड्यूज, बीटा डी ग्लूकोज रेसिड्यूज ड्रॉ करूंगी, और बाकी उसी तरह से आप लोग पैरेंथेसिस में एन लगा के बता सकते हो कि आपके पास यहाँ पे जो नंबर ऑफ ग्लूकोज रेसिड्यूज हैं वो वेरी कर सकते हैं फ्रॉम 100 to 1000।
ठीक है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं इसके अराउंड पेरेंथेसिस लगा के दिस इज एन और वेयर एन इज इक्वल टू 100 to 1000। ओके, अब यहाँ पे अगर ये बीटा डी ग्लूकोज है तो आपके पास यहाँ पे जो फर्स्ट कार्बन एटम है एनोमेरिक कार्बन एटम उसके ग्रुप जो है वो इस तरह से होने चाहिए। अब मैं यहाँ पे सिर्फ उन्हीं ग्रुप्स को हाईलाइट करने जा रही हूँ जिन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होना है, बाकी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को मैं ड्रॉ नहीं कर रही। तो आपके पास एक जो ग्लूकोज है उसका फर्स्ट कार्बन एटम एनोमेरिक कार्बन एटम एडजेसेंट ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन एटम के साथ क्या करता है, लिंकेज डेवलप करता है। तो इस केस में आपके पास ये 3 बीटा डी ग्लूकोज मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं और सपोज यहाँ पे आपके पास जो है ये वाला ग्रुप और कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा विद दिस हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच टू कार्बन नंबर 4 आपका एडजेसेंट ग्लूकोज। और फिर थर्ड पे आपके पास अगेन बीटा डी ग्लूकोज है। तो यहाँ पे ये जो ग्रुप्स जिन्होंने आपस में रिएक्शन करना है ये ऑपोजिट ओरिएंटेशन में प्रेजेंट है ना। तो सपोज यहाँ से अगर OH एलिमिनेट होगा कंडेंसेशन रिएक्शन में और यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होती है, तो दिस ऑक्सीजन इज अ ब्रिज बिटवीन दिस कार्बन एटम एंड दिस कार्बन एटम। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली ये जो बॉन्ड की फ्लिप ओरिएंटेशन है ये इस चीज को रिप्रेजेंट करिए कि आपके दोनों रिएक्टिंग ग्रुप जो है वो ऑपोजिट पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है। यहाँ पे आपका रिएक्टिंग ग्रुप अपवर्ड था और यहाँ पे डाउनवर्ड था। तो आप सिंपली इस केस में जो बॉन्ड है उसको इस तरह से फ्लिप ओरिएंटेशन में बता सकते हो। यहाँ पे भी आपके पास इसी तरह से जो है वो रिएक्शन होगा। ठीक है, तो आपके पास सेलुलोज के केस में जो बीटा डी ग्लूकोज रेसिड्यूज है ये बीटा डी ग्लूकोज आपस में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं और ये आपके पास जो है वो एक होमोपोलीसेक्राइड है बिकॉज इसमें आप बीटा डी ग्लूकोज के अलावा कोई और शुगर जो है वो अटैच नहीं देखते। ठीक है, अब ये जो आपके पास है सेलुलोज, दिस सेलुलोज इज इनडाइजेस्टेबल फॉर मैमल्स बिकॉज हमारे पास जो है वो एक स्पेसिफिक एंजाइम जो कि बीटा डी ग्लूकोज में 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए यूज होता है। दिस एंजाइम इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, तो आपके पास जो है वो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करने वाले एंजाइम्स अवेलेबल नहीं है। इट मीन्स कि आप प्लांट का कोई भी अगर आप प्लांट ड्राइव फूड यूज करते हो और उसमें आपके पास जो है वो सेलुलोज अगर प्रेजेंट है तो आपके पास एप्पल का जो है वो आउटर मोस्ट लेयर हो सकती है, वो आप कवरिंग हो सकती है या कोई सा भी और ऐसा जो है वो प्लांट जिसमें आपके पास जो है वो आउटर मोस्ट लेयर जो है वो सेलुलोज की है, उसको आप हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, वो आपके लिए इनडाइजेस्टेबल। बट एक चीज याद रखिएगा कि समटाइम्स इन इनडाइजेस्टेबल मॉलिक्यूल्स को हम इंटेंशनली अपनी डाइट में लेते हैं इन दी फॉर्म ऑफ फाइबर्स। लाइक जिन पेशेंट्स को डायबिटीज होती है उनको ये चीज सजेस्ट की जाती है कि जब वो जो है वो एप्पल कंज्यूम करें तो उस केस में वो उसको पील ऑफ नहीं करें। ठीक है, वो छिलके समेत उसे खाएं बिकॉज उससे उनका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कुछ हद तक मेंटेन रहता है। तो इस केस में आपके पास ये जो इनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसमें सेलुलोज या डाइटरी फाइबर्स हैं, इनको सजेस्ट क्यों किया जाता है कि आपकी डाइट में हो, बिकॉज नॉर्मली अगर ये इनडाइजेस्टेबल है इट मीन्स कि आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पे इनको डिग्रेड करने वाले एंजाइम्स अवेलेबल नहीं है, ये पॉलीमेरिक फॉर्म में ही रहेंगे। और आपको ये चीज पता है कि आपके जो इंटेस्टिनल म्यूकोसल सेल्स हैं वो तब तक किसी फूड मॉलिक्यूल को अब्जॉर्ब नहीं कर सकते जब तक वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती, यानी पॉलीसेक्राइड को ये अपटेक नहीं कर सकते जब तक वो मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट नहीं हो। तो अगर आपकी ये डाइटरी फाइबर इनडाइजेस्टेबल है इट मीन्स कि ये जब तक आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में रहेंगे पॉलीमराइज्ड फॉर्म में रहेंगे और ये यहाँ से सेल्स के अंदर अपटेक नहीं होंगे। तो इनको डाइट में कंज्यूम करने से ब्लड ग्लूकोज लेवल किस तरह से मेंटेन रहता है, बिकॉज अगर आपने कोई डाइट ली है और उस डाइट में आपने फाइबर्स का भी इंटेक किया है तो ये फाइबर स्मॉल इंटेस्टाइन को एक फुल फीलिंग प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से आपका जो इंटेस्टिनल सेल्स है ये ग्लूकोज को बहुत स्लोली अपटेक करते हैं। यानी अगर आप अपनी डाइट में फाइबर्स को कंज्यूम करना शुरू कर दो तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से सेल्स तक ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन जो है ये स्लो प्रोसेस होगी, यानी ग्लूकोज एब्जॉर्ब होने में टाइम लेगा। ठीक है, तो आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो डाइट को कंज्यूम करने से फौरी तौर पे जो है वो नहीं बढ़ेगा, बल्कि इन दी प्रेजेंस ऑफ दीज डाइटरी फाइबर्स आपका ग्लूकोज जो है वो स्टेप वाइज जो है वो इन सेल्स तक जाएगा और स्लोली अपटेक होगा, जिसकी वजह से इन डाइटरी फाइबर्स की प्रेजेंस में आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो एकदम से इंक्रीज नहीं होता।
ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है काइटिन, और काइटिन को भी होमोपोलीसेक्राइड कहा जाता है। काइटिन इज आल्सो होमोपोलीसेक्राइड, विच मीन्स कि इसमें भी जो शुगर प्रेजेंट है वो एक ही तरह की शुगर जो है वो बार बार जो है वो रिपीट होगी, और उसकी वजह से आपका जो है वो पॉलीमर प्रोड्यूस होगा। बट दिस टाइम काइटिन के केस में जो आपके पास शुगर प्रेजेंट होती है, दिस शुगर इज नॉट सिंपल शुगर। इससे पहले आपने जो है वो स्टार्च के केस में भी सिंपल शुगर ऑब्जर्व की थी, अल्फा डी ग्लूकोज। ग्लाइकोजन के केस में भी सिंपल मोनोसेक्राइड या सिंपल शुगर ऑब्जर्व किया है, अल्फा डी ग्लूकोज। और सेलुलोज के केस में भी आपने सिंपल शुगर बीटा डी ग्लूकोज ऑब्जर्व किया। बट इन द केस ऑफ काइटिन आपके पास जो शुगर है वो सिंपल नहीं है बल्कि मॉडिफाइड शुगर है। आप लोगों को याद होगा कि मैंने ये चीज कही थी लास्ट लेक्चर में कि समटाइम्स आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उन कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर प्रेजेंट हाइड्रोक्साइल ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप से सब्सटीट्यूट हो जाते हैं या रिप्लेस हो जाते हैं, और उस केस में आप उस शुगर को सिंपल शुगर नहीं बल्कि मॉडिफाइड शुगर कहते हैं। ठीक है। तो काइटिन इज एक्चुअली पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। इसमें ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं होता बल्कि एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन होता है। और इन एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन में कौन सा लिंकेज प्रेजेंट होता है? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन को ऑब्जर्व कर लेते हैं कि ग्लूकोज और एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन में किस चीज का डिफरेंस है, और उसके बाद हम इसके लिंकेजेस की तरफ आते हैं। ठीक है। अगर मैं आप लोगों के सामने फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ और इसको कंपेयर करते हुए हम लोग देखेंगे कि एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन क्या होता है। तो काइटिन में आपके पास जो शुगर प्रेजेंट होती है, दिस शुगर इज नॉट ग्लूकोज, दिस इज एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। और ये आपके पास कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में होती है? बीटा, बीटा डी एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगी, और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से ये बीटा डी ग्लूकोज बीटा डी एन एसिटाइल ग्लूकोज में ग्लूकोज अमाइन में कन्वर्ट होती है। So this is the structure of simple beta D glucose. Beta D glucose. Sometimes आपके बीटा डी ग्लूकोज के सेकंड कार्बन एटम के ऊपर जो अटैच हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप रिप्लेस हो जाता है विद अमाइनो ग्रुप। ठीक है। तो इस केस में आपके पास जो ग्लूकोज बनेगा उसको आप बीटा डी ग्लूकोज अमाइन कहोगे। लाइक अगर मैं यहाँ पे जो है वो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ और उसमें सेकंड पोजीशन पे मैं ये सब्स्टिट्यूशन लगा देती हूँ, इसी स्ट्रक्चर को आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो। तो यहाँ पे आप ये चीज देखते हो, OH हाइड्रोजन। ठीक है। तो बाकी स्ट्रक्चर आपके पास जो है वो 100% सेम रहेगा। सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो सेकंड पोजीशन है, इस सेकंड पोजीशन पे जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट था, ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप रिप्लेस हो गया विद द अमाइनो ग्रुप। तो अब ये आपके पास जो ग्लूकोज है, दिस इज नॉट बीटा डी ग्लूकोज, दिस इज बीटा डी ग्लूकोज अमाइन, विच मीन्स इस केस में आपके पास यहाँ पे सेकंड पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्साइल ग्रुप की जगह कौन सा ग्रुप आ गया? अमाइनो ग्रुप आ गया। ठीक है। तो दिस इज बीटा डी ग्लूकोज अमाइन, बट हमें बीटा डी एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे आप ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, अगर मैं इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करूँ, इस स्ट्रक्चर में आपके पास ये जो अमाइनो ग्रुप है, दिस अमाइनो ग्रुप इज अटैच विद दी 2 हाइड्रोजन एटम। ठीक है। NH2 की फॉर्म में प्रेजेंट है ना, एक हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट। बट समटाइम्स आपके इस बीटा डी ग्लूकोज अमाइन के ऊपर ये जो नाइट्रोजन एटम है, ये अपना एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर देती है विद दी एसिटाइल ग्रुप। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपके पास एसिटाइल ग्रुप आके अटैच हो जाएगा, दिस इज एसिटेट ना। ठीक है। 2 कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड को आप क्या कहते हो? एसिटेट। तो अगर आपके पास ये जो हाइड्रोजन एटम है ग्लूकोज अमाइन में, ये फर्दर रिप्लेस हो जाए विद दी एसिटाइल ग्रुप, तो अब आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा, उस स्ट्रक्चर को पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ और उसके बाद हम इस चीज को देखते हैं। इसमें आपके पास सेकंड पोजीशन के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव एन अमाइनो ग्रुप। ठीक है। यहाँ पे इस तरह से हम इसको हाईलाइट करते हैं।
सेकंड पोजीशन पे पहले आपके पास एक अमाइनो ग्रुप था, इस अमाइनो ग्रुप में से जो नाइट्रोजन था, उस नाइट्रोजन एटम ने अपना एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करके एक्सचेंज किया किसके साथ, एसिटाइल ग्रुप के साथ। So now this glucose molecule is not a glucose, it is not a glucosamine, बल्कि ये बीटा डी एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन में कन्वर्ट हो गया, विच मीन्स कि यहाँ पे आपके पास ग्लूकोज अमाइन के नाइट्रोजन के ऊपर एसिटाइल ग्रुप की अटैचमेंट है, ठीक है। सो बीटा डी एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। तो काइटन के केस में इसे होमोपोलीसेक्राइड इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसमें सारे रेजिड्यूज एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन है, ठीक है। तो एक ही मोनोसेक्राइड रिपीट हो रही है ना, चाहे वो मॉडिफाइड है, बट एक ही शुगर की रेपिटेशन से पॉलीसेक्राइड बन रहा है, तो ये भी आपके पास क्या होगी, होमोपोलीसेक्राइड होगी। लेकिन इस होमोपोलीसेक्राइड में जो प्रेजेंट शुगर है वो सिंपल शुगर नहीं होगी, बल्कि इस केस में आपके पास जो शुगर होगी वो मॉडिफाइड शुगर होगी, और वो कौन सी शुगर है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। तो इस केस में मैंने यहाँ पे दो रेसिड्यूज ड्रॉ करके सिर्फ लिंकेज को स्पेसिफाई करूंगी। तो इस केस में आपके पास ये जो बीटा डी एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन है, इसका कार्बन नंबर 1, यहाँ पे नेक्स्ट बीटा डी एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन के कार्बन नंबर 4 के साथ कंडेंसेशन रिएक्शन करके उसी तरह से फ्लिप ओरिएंटेशन में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएगा। तो आपके पास स्लाइड्स में और बुक में जो स्ट्रक्चर गिवन है उसमें पूरी शुगर को फ्लिप किया गया है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसको रोटेट करके दिखाया गया है, बट आपने जैसे प्रैक्टिस पहले की है लैक्टोज के केस में और सेलुलोज के केस में कि आप स्ट्रक्चर को एज इट इज रखते हो, बॉन्ड्स को फ्लिप करते हो। तो आप इस तरह से भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। लाइक नेक्स्ट आपके पास जो ग्लूकोज रेसिड्यू होगा उसमें भी इस तरह से आप जो है वो बॉन्ड को फ्लिप करके रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन मॉलिक्यूल को फ्लिप करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ उन बॉन्ड्स को इस तरह से रिप्रेजेंट कर दो, तो ये आपके पास काइटिन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने होमोपोलीसेक्राइड्स कवर कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास है हेट्रोपोलीसेक्राइड, ठीक है। और इन हेट्रोपोलीसेक्राइड्स को जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि इनमें आपके पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट मोनोसेक्राइड्स हैं वो एक तरह के नहीं होते, बल्कि आपके पास एक से ज्यादा टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट होते हैं। बट एक चीज जो अपने माइंड में रखनी है वो ये रखनी है कि इस केस में जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं वो अल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस पैटर्न को माइंड में जरूर रखना है कि आपके पास ये अल्टरनेटिव फैशन में प्रेजेंट होंगे। इट मीन्स कि आपके पास यहाँ पे एक मोनोसेक्राइड रिपीट नहीं हो रही, बल्कि आपके पास पूरे का पूरा एक डायसेक्राइड रिपीट हो रहा है। दिस इज वन डायसेक्राइड, सेकंड डायसेक्राइड एंड थर्ड डायसेक्राइड। तो होमोपोलीसेक्राइड में आपके पास डायसेक्राइड या फिर ट्राइसेक्राइड का जो एक कॉम्बिनेशन है वो रिपीट करता है। डिपेंड करता है कि आपकी शुगर में अगर दो डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स हैं तो आप डायसेक्राइड को ऑब्जर्व करोगे रिपीट होते हुए, रेपिटेशन ऑफ डायसेक्राइड। और अगर आपके पास 3 डिफरेंट शुगर्स हैं तो देयर विल बी अ रेपिटेशन ऑफ ट्राइसेक्राइड। वो इस तरह से अल्टरनेटिव मैनर में आएगी कि पहले शुगर ए बी एंड देन अगेन ए एंड बी। तो यू कैन से कि अगर आपके पास किसी हेट्रोपोलीसेक्राइड में 2 डिफरेंट शुगर्स रिपीट होती हैं तो उस केस में एक डायसेक्राइड की रेपिटेशन ऑब्जर्व करोगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये शुगर इसके साथ एसोसिएट होगी, उसी तरह से आपके पास ये दोनों एसोसिएट होंगे, फिर ये डायसेक्राइड इस डायसेक्राइड के साथ क्या हो जाएगा, एसोसिएट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपके पास किसी हेट्रोपोलीसेक्राइड में 3 डिफरेंट शुगर्स रिपीट हो रही हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तीनों शुगर्स आपस में एसोसिएट हो गए। यहाँ पे मैं डिफरेंट जो है वो पैटर्न से आपको रिप्रेजेंट कर देती हूँ। दिस इज शुगर 2 और ये आपके पास शुगर 3 है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तीनों शुगर्स आपस में एसोसिएट होंगी। दूसरी तरफ आपके पास दोबारा से इन शुगर्स का एक जो है वो इस तरह से ट्राइसेक्राइड बनेगा, जिसमें आपके पास शुगर ए, देन शुगर बी और फिर आपके पास शुगर सी जो है वो एसोसिएट होगी थ्रू स्पेसिफिक लिंकेज। और उसके बाद ये ट्राइसेक्राइड इस ट्राइसेक्राइड के साथ क्या हो जाएगी, एसोसिएट हो जाएगी। सो इन द केस ऑफ हेट्रोपोलीसेक्राइड कंटेनिंग 2 डिफरेंट शुगर्स आपके पास एक डायसेक्राइड रिपीट हो रहा है। But in the case of heteropolysaccharides containing 3 different types of the monosaccharide, एक ट्राइसेक्राइड का जो रेपिटेटिव पैटर्न है वो आप। तो अब नेक्स्ट जो आपने यहाँ पे एक पॉइंट माइंड में रखना है वो ये है कि हम हेट्रोपोलीसेक्राइड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, बट दिस टाइम वी आर स्पेसिफिकली डिस्कसिंग द हेट्रोपोलीसेक्राइड्स which are present in the extracellular matrix of human body या एनिमल सेल, ठीक है। यानी हेट्रोपोलीसेक्राइड डिफरेंट जो है वो लोकेशन के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं ना,
बट अगर हम सिर्फ और सिर्फ किसी एनिमल सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जो प्रेजेंट हेट्रोपोलीसेक्राइड्स हैं उनको डिस्कस करें तो इन हेट्रोपोलीसेक्राइड्स का एक स्पेसिफिक नेम है ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सपोज आपके पास ये एक टिश्यू है जिसमें मल्टीपल सेल टाइप्स जो कि सिमिलर सेल्स हैं ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो इन सिमिलर सेल्स के बाहर आपको एक ग्राउंड सब्सटेंस नजर आ रही है, ये वो स्पेस है जहां पे ये सेल्स क्या है, एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके ये जो सेल है ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है ये एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो कि सेल टू सेल एडहेजन में यूज होता है या ये सेल टू सेल कम्युनिकेशन में भी यूज होता है कि एक सेल से कुछ स्पेसिफिक सिग्नल्स निकल के नियर बाय सेल्स तक जाते हैं और फिर वो एडजेसेंट सेल तक इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं। तो एक्चुअली आपके इस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर जो हेट्रोपोलीसेक्राइड्स प्रेजेंट होते हैं उन हेट्रोपोलीसेक्राइड्स को आप क्या कहते हो, ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन, ठीक है। तो ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन आर हेट्रोपोलीसेक्राइड्स, लेकिन स्पेसिफिकली ये वो हेट्रोपोलीसेक्राइड्स हैं विच आर प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। इसके अलावा अगर किसी और पोजीशन पे हेट्रोपोलीसेक्राइड्स हैं तो आप उनको ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन नहीं कहोगे, ठीक है। और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट हेट्रोपोलीसेक्राइड्स को ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन क्यों कहा जाता है? बिकॉज जब इनके स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया जाता है तो हम वहां पे इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें जो शुगर रेसिड्यूज प्रेजेंट होते हैं, इसमें जो मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट होती हैं उनमें से एक शुगर मोस्ट ऑफ द टाइम अमाइनो शुगर होती है और सेकंड शुगर आपके पास जो है वो एसिडिक शुगर होती है, ठीक है। तो हेट्रोपोलीसेक्राइड्स में हमने ये चीज पढ़ी थी ना कि डिफरेंट शुगर प्रेजेंट होती है। तो ऐसे हेट्रोपोलीसेक्राइड्स जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं इनमें एक शुगर हमेशा अमाइनो शुगर होती है और दूसरी शुगर आपके पास एसिडिक शुगर होती है और इन हेट्रोपोलीसेक्राइड्स को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन क्या है, तो ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन आर हेट्रोपोलीसेक्राइड्स स्पेसिफिकली प्रेजेंट इन दी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और इनमें आपके पास जो मोनोसेक्राइड्स हैं उनमें से एक मोनोसेक्राइड मोस्ट ऑफ द टाइम अमाइनो शुगर होती है, नॉट इन ऑल केसेस, लेकिन 90% केसेस में आपके पास इनमें जो डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट होते हैं उनमें से एक मोनोसेक्राइड अमाइनो शुगर होती है और जो सेकंड मोनोसेक्राइड होती है वो क्या होती है, एसिडिक शुगर, ठीक है। तो अब हम इस चीज को थोड़ा सा जो है वो डिटेल में देखते हैं कि कौन कौन से हेट्रोपोलीसेक्राइड एक्चुअली इस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करते हैं। ऑब्वियसली हर टिश्यू का अपना एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, जैसे बोन सेल्स के अराउंड जो मैट्रिक्स प्रेजेंट है वो आई सेल्स के मैट्रिक्स से डिफरेंट है, ठीक है। इसी तरह से आपके जितने टिश्यूज टाइप्स हैं उनका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एक दूसरे से डिफरेंट है। इट मीन्स कि आपके पास जो है वो ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। कुछ ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन बोन्स में प्रेजेंट है, बोन सेल्स के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट है। कुछ ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन आई सेल्स के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट है। कुछ ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन आपकी मसल सेल्स के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट है। इसी तरह से आपकी थ्रू आउट द बॉडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन एग्जिस्ट करते हैं। जी बच्चों, पहली टाइप आपके पास यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन की, ये आपके पास है यहाँ पे हेल्यूरोनिक एसिड। और हेल्यूरोनिक एसिड ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन है, और जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन आर एक्चुअली हेट्रोपोलीसेक्राइड। इट मीन्स कि इसमें एक तरह की शुगर प्रेजेंट नहीं होगी या एक तरह के कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं होंगे, बल्कि इस केस में आपके पास मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो टू डिफरेंट शुगर्स को। पहली शुगर आपके पास यहाँ पे जो है दिस इज एसिडिक शुगर, लाइक यहाँ पे अगर हम सिंपल इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये आपके पास जो एसिडिक शुगर है एंड सेकंड शुगर इज अमाइनो शुगर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन हेट्रोपोलीसेक्राइड या ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन का इंडिविजुअल स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से ये जो है वो रिपीट होते हैं। तो पहली टाइप जो आपके पास है दिस इज हेल्यूरोनिक एसिड। हेल्यूरोनिक एसिड ये एक ऐसा हेट्रोपोलीसेक्राइड है जो कि साइनोवियल फ्लूइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यानी ये ऐसे हेट्रोपोलीसेक्राइड हैं जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ बोन सेल्स में प्रेजेंट है, ठीक है। ये साइनोवियल फ्लूइड में प्रेजेंट है
या विट्रस ह्यूमर ऑफ आई के अंदर प्रेजेंट है। तो बोन सेल्स और आई सेल्स के अंदर आपके पास ये हेट्रोपोलीसेक्राइड प्रेजेंट है, और इस हेट्रोपोलीसेक्राइड को चूंकि ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करता है, आप ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन भी कहते हैं। नाउ इफ दिस इज अ हेट्रोपोलीसेक्राइड, इट मीन्स कि इसमें आपके पास एक से ज्यादा टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट होनी चाहिए। इस हेट्रोपोलीसेक्राइड में आपके पास 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर प्रेजेंट होती है, जिसमें से एक शुगर आपके पास एसिडिक शुगर है, और उस शुगर का अगर मैं यहाँ पे नेम आप लोगों को बताऊं तो दिस इज ग्लूकोयूरोनिक एसिड। ग्लूकुरोनिक एसिड। और सेकंड शुगर आपके पास है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। तो वी कैन से कि आपके पास जो बोन सेल्स या आई सेल्स का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, उसमें प्रेजेंट हेट्रोपोलीसेक्राइड में कौन कौन से मोनोसेक्राइड प्रेजेंट होते हैं? मोडिफाइड मोनोसेक्राइड है। First monosaccharide is modified form of glucose, glucuronic acid, and second monosaccharide is again a modified form of glucose, N-acetyl glucose amide. So let's draw their structure, और उसके बाद हम देखते हैं कि इनमें किस किस्म के लिंकेजेस प्रेजेंट होते हैं। आप लोगों को याद होगा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों से एक चीज कही थी कि अगर आपके पास किसी हेट्रोपोलीसेक्राइड में 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर प्रेजेंट होती हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये शुगर आपस में डायसेक्राइड बनाएंगी, और उसके बाद ये डायसेक्राइड एक दूसरे के साथ क्या होगा? एसोसिएट होगा। तो इसी पॉइंट को माइंड में रखते हुए हम लोग यहाँ पे हेल्यूरोनिक एसिड के स्ट्रक्चर को देखते हैं। ठीक है, हेल्यूरोनिक एसिड में जो 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर्स आपके पास प्रेजेंट है, इसमें पहली शुगर है आपके पास ग्लूकुरोनिक एसिड। तो यहाँ पे मैं आपको ग्लूकोज और ग्लूकुरोनिक एसिड में डिफरेंस भी बताऊंगी। ठीक है, तो पहला आपके पास जो मॉलिक्यूल है, दिस इज बीटा डी ग्लूकुरोनिक एसिड। बुक में आपको सिर्फ ये GLUC for glucose and A for acid, which means modified form or the acidic form of glucose, ये इस तरह से मिलेगी। तो ग्लूकुरोनिक एसिड आपके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें जो बीटा डी ग्लूकोज है, नॉर्मली इस बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, बट आपके पास जो ग्लूकुरोनिक एसिड है, ग्लूकुरोनिक एसिड के केस में आपके पास ये जो 6th पोजीशन है, इस 6th पोजीशन पे इस ग्रुप की बजाय कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप जो है ये प्रेजेंट होगा यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज ग्लूकुरोनिक एसिड। तो हेल्यूरोनिक एसिड में जो 2 डिफरेंट शुगर्स हैं, उसमें से एक शुगर आपके पास क्या है? ग्लूकुरोनिक एसिड। अब सेकंड शुगर मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताई है कि ये एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन है। तो एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन के लिए आप जो सिंबल यूज करते हो, दिस इज GLC फॉर ग्लूकोज, N फॉर अमाइनो, and AC for acetylated form, which means कि इस केस में आपके पास N acetylated ग्लूकोजामाइन प्रेजेंट। तो इसका अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले इस चीज को डिस्कस किया है कि आपके पास यहाँ पे भी जो शुगर है वो बीटा कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ही प्रेजेंट है, और अगर ये N एसिटाइल ग्लूकोजामाइन है, इसका मतलब है कि सेकंड पोजीशन पे एक अमाइनो ग्रुप है, और फिर उस अमाइनो ग्रुप में नाइट्रोजन के साथ कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा? एसिटाइल ग्रुप। तो ये आपके पास जो है वो दूसरी शुगर प्रेजेंट होगी। तो ये 2 आपके पास मॉडिफाइड ग्लूकोज जो है, ये हेल्यूरोनिक एसिड के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। नाउ इस केस में ये आपके पास शुगर ए देन शुगर बी आपस में एक स्पेसिफिक लिंकेज के थ्रू एसोसिएट होंगी, एक डायसेक्राइड बनाएंगी, और इसी तरह से आपके पास अगेन जो है वो शुगर ए ग्लूकुरोनिक एसिड और शुगर बी एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, यहाँ पे मैं आप सिर्फ एक्टिव मॉलिक्यूल्स को हाईलाइट करूंगी, ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे, और उसके बाद ये डायसेक्राइड इस डायसेक्राइड के साथ क्या हो जाएगा? एसोसिएट हो जाएगा। तो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये मोनोसेक्राइड आपस में कौन सा लिंकेज बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ग्लूकुरोनिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन एक दूसरे के साथ एसोसिएट होते हैं विद द हेल्प ऑफ बीटा 1,3 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जिसमें आपके पास इस बीटा डी ग्लूकुरोनिक एसिड का फर्स्ट कार्बन एटम और यहाँ पे आपके पास इसका थर्ड कार्बन एटम, ये एसोसिएट होंगे थ्रू कंडेंसेशन ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड बनेगा दिस विल बी बीटा 1,3। ठीक है, तो आपके पास हेल्यूरोनिक एसिड में ग्लूकुरोनिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन के दरमियान, मोनोसेक्राइड के दरमियान जो बॉन्ड होगा इट विल बी बीटा 1,3। यहाँ पे भी आपके पास जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा? बीटा 1,3 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिटवीन 2 डिफरेंट शुगर। बट
जब ये डायसैकेराइड इस डायसैकेराइड के साथ एसोसिएट होगा तो उस केस में जो बॉन्ड आपके पास बनना है, दिस बॉन्ड विल बी बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, इस केस में आपके डायसैकेराइड के दरमियान बॉन्ड होगा बीटा 1,4 और मोनोसैकेराइड के दरमियान कौन सा बॉन्ड है, बीटा 1,3। तो यू कैन सी यहाँ पे स्ट्रक्चर को आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपके पास यहाँ पे ग्लूक्रोनिक एसिड का स्ट्रक्चर है, देन यू हैव एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, आपस में बीटा 1,3 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू एसोसिएट है और ये डायसैकेराइड नेक्स्ट डायसैकेराइड के साथ बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएगा और आपके पास ओवरऑल हेल्यूरोनिक एसिड के केस में ये डायसैकेराइड 50,000 टाइम्स रिपीट होता है। इट मीन्स कि ये एक बिग मॉलिक्यूल है, एक जो है वो एक कॉम्प्लेक्स पॉलीमर है जिसमें 50,000 टाइम्स ये डायसैकेराइड जो है ये रिपीट होगा। ठीक है, और इसमें हमेशा मोनोसैकेराइड के दरमियान बीटा 1,3 बॉन्ड होगा और बिटवीन डायसैकेराइड आपके पास बीटा 1,4 बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो साइनोवियल फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होता है, विट्रस ह्यूमर ऑफ आई के अंदर प्रेजेंट होता है और यहाँ पे ये एक्चुअली आपके सेल्स को जो है वो फ्रिक्शन से बचाता है, एज अ लुब्रिकेंट एक्ट करता है। सेकेंड टाइप आपका हेट्रोपोलीसैकेराइड इज कॉन्ड्राइटन सल्फेट। ठीक है, आप कॉन्ड्राइटन सल्फेट में भी उसी तरह से शुगर को आइडेंटिफाई करते हैं और दिस टाइम मैं यहीं से आप लोगों को बता रही हूँ। और पहला जो आपके पास मोनोसैकेराइड है, दिस मोनोसैकेराइड इज ग्लूक्रोनिक एसिड, ये सेम है जैसे आपने प्रीवियस यहाँ पे ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो हेल्यूरोनिक एसिड और कॉन्ड्राइटन सल्फेट में आपके पास दो में से एक शुगर सेम है, वो कौन सी शुगर है, ग्लूक्रोनिक एसिड। बट सेकेंड शुगर इज डिफरेंट, यहाँ पे आपके पास ग्लूकोज की बजाय गैलेक्टोज प्रेजेंट है, GAL फॉर गैलेक्टोज, N फॉर अमाइनेशन, विच मीन्स कि आपके इस गैलेक्टोज की सेकंड पोजीशन के ऊपर अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है। AC फॉर एसिटाइल ग्रुप, यस, उस अमाइनो ग्रुप के बाद आपके पास यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप भी है एंड फोर्थ पोजीशन पे आपके पास सल्फेट ग्रुप भी है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ फोर्थ पोजीशन के ऊपर आप डिफरेंस ऑब्जर्व करते हो। ग्लूकोज के केस में आपके पास फोर्थ पोजीशन पे OH ग्रुप डाउनवर्ड होता है, जबकि गैलेक्टोज जो कि इसका कार्बन 4 एपीमर है, विच मीन्स के इस केस में फोर्थ पोजीशन पे जो OH ग्रुप होगा वो अपवर्ड होगा। ठीक है, तो गैलेक्टोज में इसी वजह से आपके पास यहाँ पे ये जो OH ग्रुप है इसकी सब्स्टिट्यूशन के बाद यहाँ पे सल्फेट ग्रुप अटैच है, तो ये सल्फेट ग्रुप अपवर्ड दिखाया गया, विच मीन्स कि यहाँ से हाइड्रोक्साइल ग्रुप रिप्लेस हो गया विद दी सल्फेट ग्रुप। तो कॉन्ड्राइटन सल्फेट के केस में आपके पास ये ग्लूक्रोनिक एसिड है and then you have N-acetyl galactosamine 4 sulfate। इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड है, जो कनेक्शन है वो 1,3 है और इसी तरह से आपके पास जो नेक्स्ट डायसैकेराइड बनेगा जिसमें अगेन ग्लूक्रोनिक एसिड N-acetyl galactosamine 4 sulfate के साथ अटैच है विद द हेल्प ऑफ बीटा 1,3 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इन दोनों डायसैकेराइड्स के दरमियान जो लिंकेज होगा वो कौन सा लिंकेज होगा, बीटा 1,4। तो लिंकेजेस आप यहाँ पे भी वही वाले ऑब्जर्व कर रहे हो जो कि आपने हेल्यूरोनिक एसिड के केस में ऑब्जर्व किए थे। ठीक है, तो कॉन्ड्राइटन सल्फेट कौन कौन से सेल्स में प्रेजेंट होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट और आपके जो एओर्टा के सेल्स हैं, ब्लड वेसल्स के सेल्स हैं, उनके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में कौन से ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, कॉन्ड्राइटन सल्फेट। तो कॉन्ड्राइटन सल्फेट के बाद नेक्स्ट आपके पास है केराटिन सल्फेट और केराटिन सल्फेट में आप ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि यहाँ पे आपके पास एसिडिक शुगर प्रेजेंट नहीं है। पीछे आपने ऑब्जर्व किया कि आपके पास जो ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन थे उसमें एक शुगर एसिडिक थी, दूसरी शुगर अमाइनेटेड थी। यहाँ पे आपके पास शुगर एसिडिक थी, अमाइनेटेड थी और साथ में सल्फेटेड भी थी। बट दिस टाइम केराटिन सल्फेट में आपकी एक शुगर सिंपल है और वो कौन सी शुगर है, गैलेक्टोज। So simple galactose and then you have glucose which is amylated, acetylated and sulfated at 6th position, which means कि second position पे amino group attached with acetyl group और 6th position पे आपका जो OH ग्रुप है वो रिप्लेस हुआ है किसके साथ, सल्फेट ग्रुप। तो यहाँ पे आपके पास अब लिंकेजेस ऑपोजिट होंगे। केराटिन सल्फेट के केस में आपके पास जो दो मोनोसैकेराइड्स हैं उनके दरमियान बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है और बिटवीन द डायसैकेराइड आप यहाँ पे बीटा 1,3 बॉन्ड को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हर एक ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन में कौन से मोनोसैकेराइड प्रेजेंट हैं, उनमें कौन सा लिंकेज है और बिटवीन द डायसैकेराइड कौन सा लिंकेज है, ये चीज है। और उसके बाद वो किस किस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, ये सारे पॉइंट्स आप लोगों ने जो है वो देखने हैं।
ठीक है। तो लास्ट टाइप आपके पास जो है वो यहाँ पे नॉर्मली ये जो केराटिन सल्फेट है, ये आपके पास जो है ये फाइब्रस प्रोटीन, आपके पास जो फाइब्रस पोर्शन है ना, जिसमें नेल्स आ जाते हैं, हेयर सैंपल आ जाता है, ठीक है, जितने भी इनडाइजेस्टेबल आपके कंपोनेंट्स हैं, उन इनडाइजेस्टेबल कंपोनेंट्स के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो केराटिन सल्फेट और कॉन्ड्राइटिन सल्फेट आपके पास दो ऐसे ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकन्स है जो कि सल्फेटेड भी है। Hyaluronic acid is not a sulfated glycosamine. लास्ट टाइप आपके पास जो है दिस इज हेपारिन। हेपारिन के केस में आपके पास एक यहाँ पे आप स्ट्रक्चर ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये आपके पास अगर आप यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखते हो, तो मैं यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ। दिस इज बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप इसका कार्बन 5 एपिमर लेते हो, ठीक है, दिस इज नॉट अ कार्बन 5 एपिमर ऑफ ग्लूकोज, दिस इज ग्लूकुरोनिक एसिड, ग्लूकोयूरोनिक एसिड, ठीक है। तो ग्लूकोज में आपके पास नॉर्मली यहाँ पे CH2OH ग्रुप होता है, बट दिस इज ग्लूकोयूरोनिक एसिड, इट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास 5 पोजीशन के ऊपर जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच है। अब अगर आप इसका 5 एपिमर ड्रॉ करते हो, तो इस एपिमर में आप इस 5th कार्बन एटम के अराउंड जो ग्रुप्स हैं, इनकी पोजीशन को क्या कर दोगे, इन्वर्ट कर दोगे, और बाकी सारी पोजीशंस आपके पास सेम रहेगी। तो ये जो आपके पास स्ट्रक्चर होगा ये आइडोयूरोनिक एसिड होगा, यानी बीटा डी ग्लूकुरोनिक एसिड का 5 प्राइम एपिमर आपके पास आइडोयूरोनिक एसिड होता है। और यहाँ पे आपके पास जो आइडोयूरोनिक एसिड प्रेजेंट है, दिस इज आल्सो सल्फेटेड एट कार्बन नंबर 2, ठीक है। तो आपके पास दिस इज आइडोयूरोनिक एसिड 2 सल्फेट। और इस केस में आपके पास जो यहाँ पे ग्लूकोज है, दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये सिंपल आपके पास अल्फा डी ग्लूकोज है, और इस केस में आपका ग्लूकोज सेकंड पोजीशन के ऊपर अमाइनेटेड है। तो नेम से आपको इसका पता चल रहा है, दिस इज ग्लूकोज अमाइनेटेड ग्लूकोज, विच मीन्स के सेकंड पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप है। अमाइनेशन के साथ साथ सल्फेशन है। इससे पहले आप ग्लूकोज N और AC को ऑब्जर्व करते थे, विच मीन्स के सेकंड पोजीशन पे जो अमाइनो ग्रुप है, दिस अमाइनो ग्रुप इज फर्दर सब्स्टिट्यूटेड बाय एन एसिटाइल ग्रुप। बट दिस टाइम आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपके पास ये जो अमाइनो ग्रुप है, इसमें से एक हाइड्रोजन एटम एसिटाइल ग्रुप को नहीं बल्कि सल्फेट ग्रुप को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में आपके पास ये जो स्ट्रक्चर है, इसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे कि यू हैव अ ग्लूकोज, ग्लूकोज इज अमाइनेटेड, सल्फेटेड, एंड यू हैव आल्सो a bound sulfur group at 6th position and 3 position, ठीक है। तो आपके पास ग्लूकोज है which is amminated as well as sulfated, थर्ड पोजीशन इज आल्सो सल्फेटेड, 6th पोजीशन पर भी सल्फेट ग्रुप है, ठीक है। तो ये हाईली सल्फेटेड आपके पास एक जो है वो ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेन एग्जिस्ट करता है, जिसमें आपके पास बिटवीन द मोनोसेक्राइड भी सेम लिंकेज प्रेजेंट है, और डायसेक्राइड में भी आपके पास जो है वो लिंकेज प्रेजेंट है। और इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा हेपारिन के बारे में, कि ये आपके पास क्लॉटिंग को इनहिबिट करता है, यानी आपके जो ब्लड सेल्स हैं, इनमें आपको पता है कि प्लेटलेट्स नॉर्मली एग्रीगेट करके एक स्पेसिफिक क्लॉट बनाते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये जो हेपारिन है, ये उस क्लॉटिंग को रेगुलेट करता है, यानी जिस टाइम क्लॉट फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, उस टाइम आपके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के सेल्स ज्यादा क्वांटिटी में हेपारिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, जो कि इस क्लॉटिंग को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है।